नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। हमने अभी तक जो अपना 12th क्लास का सिलेबस किया है, एक पूरा दौर था पीछे 5-6 महीने का, उसमें हमने चैप्टर को बिल्कुल लास्ट तक ला दिया है। अब आज हम इस लास्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और इस चैप्टर को हम सिर्फ 12th में ही नहीं बल्कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और किसी बोर्ड में तो 7th 8th में भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहता है। हाल मतलब अगर मैं आपकी प्रीवियस क्लासेस की बात करूं, मैं वहाँ तक की बात करूं जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, तो 10th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था, जाना था। 11th क्लास में भी आपको ये चैप्टर मिला और क्लास 12th में फिर से ये चैप्टर आ गया है। तो इसके सारे जो बेसिक्स हैं, आई होप आप सबको वो पता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आप सबको मालूम है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। आप सबको कॉइन के केसेस के बारे में पता होगा। व्हेन वन कॉइन इज टॉस देन देयर सैम्पल स्पेस में 2 आइटम आएंगे, आइदर हेड और टेल। कॉइन को अगर 2 बार उछालें तो 4 केस बनते हैं, 3 बार उछालें तो 8 केस बनते हैं। ऐसे डाई के ऊपर अगर एक डाई को फेंका जाए, थ्रो किया जाए, तो वहाँ पर सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट आएंगे। 2 डाई उछाली जाए या एक डाई को 2 बार उछाला जाए तो 36 बनेंगे। ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। कार्ड्स को लेकर के नॉलेज होनी चाहिए। 52 कार्ड्स हैं, 2 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? रेड एंड ब्लैक। 26 हो गए। उन सभी कार्ड्स को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है: स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड, राइट। और 1 से लेकर के 13 तक, एस, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक नंबरिंग होती है। जैक, क्वीन एंड किंग, सब 4-4 होते हैं। ये सब पीछे की नॉलेज थी जो आपने जान ली थी, और कुछ फॉर्मूले भी आपने जाने थे 11th क्लास के बिहाफ पर। जैसे कि अगर कोई दो सेट है, ए और बी, मतलब कोई 2 इवेंट है, ए और बी। ये दोनों इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो 11th क्लास में मोटे मोटे तौर पर आपको जाननी थी, जो बार बार यूज होती रहेगी। अगर आपसे कहा जाए ए और बी कोई 2 इवेंट है और वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है उन दोनों इवेंट्स में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब एक दूसरे से ये अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब कोई 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उस समय उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो 0 रहेगी। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई रहेगा। और जब कोई 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो अगर हम वहाँ से इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर मैं इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फॉर्मूला होगा PA + PB, सिर्फ इतना ही, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। तो ये एक टर्म आप याद रखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होगा। अगर ये ज्वाइंट है तो यहाँ पर A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें, कुछ फॉर्मूले जो जानने ज़रूरी हैं, अगर हम बात करें कि अगर ये लिखा जाए कि कोई 2 इवेंट है ए और बी और वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इस वर्ड के साथ अगर एग्जॉस्टिव वर्ड और लगा दें, ये कहा जाए ए और बी कोई 2 इवेंट और वो दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो आप समझ गए कि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी
जीरो होगी, ये आप समझ गए। एज वेल एज एग्जॉस्टिव का मतलब भी समझे। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि ये दोनों इवेंट इस बात को तो होल्ड कर ही रहे हैं, एज वेल एज उन दोनों का अगर यूनियन करें तो वो पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं। अगर उन दोनों इवेंट्स का यूनियन करें तो यूनियन से पूरा सैंपल स्पेस ही मिल रहा है। लाइक इफ आई से ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, उस डाई के ऊपर इवन नंबर आना, उस डाई के ऊपर इवन नंबर आना इवेंट ए है। इवेंट ए में कौन कौन आ जाएगा? 2 4 6, क्योंकि जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक नंबर आएंगे। इवेंट ए बनाया कि उस पर इवन नंबर आए, तो इवन नंबर के लिए क्या हो गया? 2 4 6, ये इवेंट बना। इवेंट भी हमने बनाया ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में कौन कौन आएंगे? 1 3 5। नाउ लुक एट दिस, सेट ए और सेट बी, मतलब ये जो दो इवेंट हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि अगर इन दोनों का यूनियन करें तो वो पूरा सैंपल स्पेस ही बनेगा, वो पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। और जब ये दोनों बातें एक साथ आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तो ये बात पक्की है कि उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी, पक्की बात है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। श्योर है? सैंपल स्पेस में जितने टोटल है उतने ही फेवरेबल में आएंगे। किसी की भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, और अगर मुझे सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल में भी यही है, टोटल में भी यही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी। सो वी कैन से कि ए यूनियन बी, अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बी है तो पी ए यूनियन बी कितना होगा? पी ए प्लस पी बी। आप जरा समझिए इस बात से, पी ए यूनियन बी कितना होगा? पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो आपने ये देखा कि जब कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होते हैं तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ये सब मैं अभी 11th क्लास में जो चला गया उसी की ही कुछ मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो अभी हमारे 12th में यूज होती रहेंगी, राइट। कुछ और बातें जानते हैं इसमें। अगर हमें पी ए नोट, किसी के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, किसी के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि पूरे जितना भी सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और 1 में से अगर सिंपल एक ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। सो पी ए नोट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। कुछ और बातें समझिए। अगर मुझे पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकालना हो, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो बच्चे हम इसे 1 माइनस पी ए यूनियन बी कहेंगे। मतलब जो यहाँ नोट है ना, जो यहाँ इंटरसेक्शन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन। ऐसा क्यों हुआ? 11th क्लास में सेट्स में हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। पढ़ी थी ये बात। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें, ए इंटरसेक्शन बी इस कंप्लीट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो ये इक्वल होगा किसके? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है?
यूनिवर्सल में से उसको हटा देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बाहर का हिस्सा, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो पूरा ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का हिस्सा हो गया, यही हुआ ना। तो इस अब प्रोबेबिलिटी से इस बात को लिंक करो। प्रोबेबिलिटी में जो यूनियन है वो पूरा सैंपल स्पेस है, जो यूनियन है उन इवेंट्स के लिए वो पूरा यूनिवर्सल जो है, जो यूनिवर्सल है वो पूरा क्या है, जो सैंपल स्पेस है वही उन इवेंट्स के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। अब अगर, और जो ये नोट है ना, जो नोट है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको छोड़ करके बाकी सब। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, दोनों पर अलग अलग नोट लगा है ना, दोनों पर अगर अलग अलग नोट लगा है तो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, कॉम्प्लीमेंट को नोट से कनेक्ट करो तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी पूरे के कॉम्प्लीमेंट के। आई मीन मैं इसे पी ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट कहूँगा ना। समझ आया कि नहीं आया? नोट जो सेट में कॉम्प्लीमेंट था वो अब प्रोबेबिलिटी में उसका नोट है, क्योंकि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, वो सेट नहीं बनाया हमने। मतलब इवेंट तो है लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में उसको नोट बना रहे हैं। अब यहाँ से अगर मुझे ए यूनियन बी के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? अब अगर इस पूरे पे नोट आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी। ये पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का फॉर्मूला ये बन गया, राइट। और अगर इसी तरह हम फॉर्मूला बनाना चाहें, पी ए नोट यूनियन बी नोट का फॉर्मूला बनाना चाहें, तो जब अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस पूरे को ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है ना। इसी तरह जब इन दोनों पर अलग अलग नोट लगा हुआ है तो मैं इसे पी ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे पे, इस कंप्लीट पे नोट लगा सकता हूँ, राइट। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, जब कंप्लीट पे लगेगा। और हम जब कंप्लीट पे नोट लग गया है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आ गया इसके लिए, ये फॉर्मूला आ गया इसके लिए। सब बातें समझ आ रही है आपको? अगर मैं यहाँ पर पी ए नोट इंटरसेक्शन बी निकालूं, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी निकालूं, जरा समझिए पी ए नोट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। आप इन सब बातों को जब सेट से कनेक्ट करेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूले समझने में बहुत आसानी होगी, और आप अगर भूल भी जाओगे तो खुद से बना भी लोगे। इसका मतलब समझिए, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी मतलब ए को नोट में रखना है और बी को प्रधान बनाना है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए को हटा करके। आई मीन ये कोई दो सेट थे, इवेंट है ए और बी, तो ये जो हिस्सा है ना बच्चों, इस हिस्से को हमने बी माइनस ए कहा था ना, इन सेट थ्योरी ये हमने b माइनस ए कहा था ना, b बट नोट a, मतलब ये जो पोर्शन है ये b का है लेकिन a के हिस्से को हटा करके। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये क्या है, a बट नोट b, ये a की हिस्सेदारी है लेकिन b के हिस्से को हटा करके। समझ में आया? और जो ये बीच का पोर्शन है ये क्या है, a इंटरसेक्शन b, राइट। जो ये बीच का पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मुझे पी ए नोट इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इसका मतलब बी बट नोट ए, इसका मतलब क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बट नोट ए को हटा करके। ये इंटरसेक्शन का मतलब अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये इंटरसेक्शन इनकी साइमन टेस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है
कि मैं जो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके लिए इंटरसेक्शन यूज होता है। आप ये ना समझे कि इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, कॉमन नहीं ढूंढ रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों की साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और इनकी साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी कौन सी बनेगी, बी बट नॉट ए। तो बी इसमें, अगर मुझे इसमें ये इस वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे की प्रोबेबिलिटी में से, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी में से, इस पूरी घटना के घटने की संभावना में से कुछ इनके इंटरसेक्शन का, इनके कॉमन का चांस घटा दूं तो वो बी बट नॉट ए आएगा ना। समझ में आया? तो अगर ए नोट इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो जिस पे नोट नहीं है, जिस पे नोट नहीं है, नोट किस पे नहीं है, बी पे नहीं है, तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए को हटा करके। तो आप क्या करेंगे, जिस पे नोट नहीं है उस पूरे की प्रोबेबिलिटी में से किसको हटा देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो आएगा पी ए नोट इंटरसेक्शन बी। राइट जैसे पूरी क्लास है, पूरी क्लास हमारे लिए ए यूनियन बी है, राइट ए यूनियन बी पूरी क्लास है। अगर हमें किसी किन्हीं पर्टिकुलर बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कुछ पर्टिकुलर बच्चों को हटा करके, लेट अस सपोज हमें ये निकालनी है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ए सेट में, वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स में मेरिट ली, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में मेरिट ली। हमें ये निकालना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में मेरिट ली लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं ली। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों में ही मेरिट ली है। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स में जो मेरिट आई है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे जो दोनों में मेरिट ले रहे थे उनकी प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या आएगी, ओनली फिजिक्स, मतलब बी बट नॉट ए। राइट और अगर मुझे यहीं से पी ए इंटरसेक्शन बी नोट निकालना हो, अब भी ऐसा ही करेंगे, जिस पे नोट नहीं है, किस पे नहीं है, अब की बार ये वाला हिस्से निकालना है, जिस पे नोट नहीं है, नोट किस पे नहीं है, ए पे नहीं है, तो ए की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितना आएगा वो, पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही सब बातें? ये सब चीज़ें हमने 11th क्लास तक बच्चों डिस्कस कर ली थी, ये बेसिक्स में थे सब फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले का यूज हमारे चैप्टर में होता रहेगा। इन फॉर्मूले पे बेस्ड कोई एक्सरसाइज नहीं है लेकिन इनका बीच बीच में यूज होता रहेगा। राइट तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से टॉपिक से हम 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। अपने सिलेबस में प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जरा समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। अगर हम मतलब सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नोट कैसे करते हैं, पहले तो हम वो लिख रहे हैं। अगर कहीं ये लिखा जाए पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी और बी कंडीशनल ए, इसको आप बाई और अपॉन ना पढ़े, इसको कंडीशनल पढ़ें। बहुत से लोग इसको बाई अपॉन बी अपॉन ए, बी बाई ए ऐसे पढ़ने लग जाते हैं। आप इसको कंडीशनल नाम दें ताकि आपके दिमाग में जब आप बार बार इसको कंडीशनल से पुकारोगे तो आपके दिमाग में कंसेप्ट चलता रहेगा, ताज़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, बी की, ए की नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी की। लेकिन कंडीशन है जब ए पहले ही हैपन हो चुका है। बी कंडीशनल ए का मतलब क्या है कि मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑक्योर्ड।
किसी इवेंट के हैपन होने के चांस निकाल रहा हूं जब कोई एक इवेंट पहले ही अपनी मौजूदगी जाहिर करवा चुका है, उसकी एग्जिस्टेंस हमें पहले ही मिल चुकी है। भाई से कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, उस पर हेड आया, तो मुझे पता लग गया कि इसको, आप अक्सर मैच में देखते होंगे, आप क्रिकेट मैच खेलो, कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड आ गया, राइट। मतलब आप टॉस करने से पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि देखते हैं यार क्या ज़्यादा बार आता है, तो आपने देखा कि कितना आ रहा है, हेड आ रहा है। एक बार उछाला, आपने देखा हेड आ रहा है, और आप उसको दूसरी बार उछाल रहे हो, तो उसको दूसरी बार उछालने पर हेड आने के चांस क्या रहेंगे या टेल आने के चांस क्या रहेंगे? कब? जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि पहले वाले ट्रायल में क्या आया था। अगर मैं इस बार जो यूटी होंगे, आपके क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो होंगे, उस यूनिट टेस्ट में मैं किसी बच्चे के 90% अबव मार्क्स लेने के चांस निकाल रहा हूं। कब? जब मैं देख चुका हूं कि पिछले वाले टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही थी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किसी एक इवेंट का चांस निकालना जब उससे पहले किसी और इवेंट ने या उस इवेंट की मौजूदगी जाहिर हो चुकी थी, ऑलरेडी ऑक्योर्ड हो चुका था। वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। और अगर मैं लिखूं P ए कंडीशनल बी का मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑक्योर्ड। मेरी बात समझ में आई? आज कोरोना केसेस के आने के चांसेस निकाल रहे हैं कि इतने आ सकते हैं, लगभग इतने आ सकते हैं, इसके चांस निकाल रहे हैं। कब? जब हमने प्रीवियस डे में, कल का रिकॉर्ड देखा था कि उसके चांस क्या रहे थे। मेरी बात समझ में आई? आज हम टेम्परेचर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, या आने वाले एक वीक के बाद टेम्परेचर क्या रहेगा, सर्दी कितनी होगी, धूप कितनी होगी, सनलाइट कितनी आएगी, गर्मी कितनी होगी, बारिश कितनी आएगी, ये सब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। कब? जब हमने अभी प्रेजेंट तक का मौसम देख लिया है। तो हमारे लिए जो अभी आना है, 1 वीक, अगले वीक में जो मौसम आना है वो तो अभी हमारे फ्यूचर में है ना, अभी तो वो आया ही नहीं है सामने। ऐसे ही जब कॉइन को टॉस किया है तो नीचे अभी पड़ा ही नहीं है, हमारे दिमाग में चल रहा है चांस कि उस पर हेड या टेल आएगा। कब? जब हम पहले के एग्जिस्टेंस देख चुके थे। तो अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में मौसम कैसा रहेगा, इसके चांस निकालने। कब? जब हमने आज तक का मौसम देख लिया है या पिछले वीक का मौसम देख लिया है, उसके बिहाफ पर हम देख रहे हैं कि अब चांस क्या रहेगा। तो एक इवेंट का चांस निकालना, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी व्हेन द इवेंट, वन इवेंट इज ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी ऑक्योर्ड, उसकी एग्जिस्टेंस पहले ही मिल चुकी है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, और जब हमें आज जो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें जितने भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उस स्टेटमेंट से आपको पक्का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस कंसेप्ट का नाम है, ये क्या बताना चाह रहा है। तो अगर मैं P एक बी कंडीशनल ए निकालूं तो इसका मतलब क्या होगा? ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी और नीचे वो रहेगा जो हैपन हो चुका है। कौन? ए हैपन हो चुका है ना, तो क्या रहेगा? पी ए। जरा समझिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल आउटकम। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचिए। मुझे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए पहले हैपन हो चुका है, तो वो बी की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इन दोनों के इकट्ठे हैपन होने के जो चांस थे, इन दोनों के साइमल्टेनियसली हैपन होने के जो चांस थे, उसको वो अपना फेवरेबल बनेगा। और टोटल क्या बनेगा? टोटल बनेगा जो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई थी। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो आ गई थी
वो नीचे रहेगा, और ऊपर जब दोनों में एक साथ हेड आए इसके चांस क्या आते हैं, मतलब उनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी इसमें से निकलेगी। तो इनके कॉमन की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो इस बी के लिए किसका काम करेगी, फेवरेबल का काम करेगी। और टोटल क्या है, टोटल है पी ए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम इस बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे पी ए कंडीशनल बी निकालना है तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर इनके इकट्ठे हैपन होने के चांस, कॉमनली हैपन होने के चांस, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वो रहेगा जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, कितना, पी बी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूले वर्क करेंगे, और क्वेश्चन से हम खुद इवेंट का नाम देंगे। उस इवेंट को नाम आप ए दे रहे हैं या बी दे रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 15.1 की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला ये भी है, अगर हम पी ए कंडीशनल बी का नोट निकालें, ये ए कंडीशनल बी का नोट है, तो अगर ए कंडीशनल बी का नोट निकालें तो 1 में से माइनस कर देंगे इस कंडीशनल के जो प्रोबेबिलिटी आएगी। 15.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान है, सीधे इन पे फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले लगा करके आपको सोल्व कर लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है 7/13 और बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है 9/13 और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/13। और इस फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है पी ए कंडीशनल बी निकालिए, ए कंडीशनल बी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए कंडीशनल बी का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, बी इज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड। तो ऊपर इनके इंटरसेक्शन की फॉर्मूला लिख दो, ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे वो आएगा जो ऑब्जर्व किया जा चुका है। तो कौन, बी ऑब्जर्व हो चुका है, तो नीचे आएगा पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऊपर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 4/13, नीचे बी की प्रोबेबिलिटी कितनी 9/13, 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया 4/9। तो इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/9। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन आप कर लीजिए फटाफट, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के लास्ट तक सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और मैं ये कहूँ इस एक्सरसाइज की बात नहीं बल्कि इस पूरे चैप्टर में ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 से ही, इस पहले दिन से, पहले लेक्चर से ही आप समझें कि प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको उस स्टेटमेंट का समझना कितना ज़रूरी है। आप पहले उस स्टेटमेंट को समझें, तो उस स्टेटमेंट को समझने के बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप अपने काम को बढ़ाते रहें। तो चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है आप सब देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है ए डाई इज रोल्ड। हमने एक डाई को रोल किया। आप पहले दिन से, इस पहले क्वेश्चन से ये आप अपनी हैबिट बना लें कि प्रोबेबिलिटी में अगर आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद आप उससे सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो कंफ्यूज रहने के, पजल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप हमेशा इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, फिर दोबारा आप पढ़ें और दोबारा जहाँ कोमा लगा हुआ है, जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, वहाँ तक की बातें पूरी करते जाएं। बहुत आसान लगेगा। अक्सर मैं सुनता हूँ कि प्रोबेबिलिटी लोगों के लिए कन्फ्यूजन भरा चैप्टर रहता है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके लिए कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज नहीं हूँ प्रोबेबिलिटी को लेकर के। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप
आपसे कोई भी अगर 12th के बाद मिलेगा या 12th में मिलेगा, कोई आपसे ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी उसके लिए कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको समझाएं, आप उसको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या है इसमें, मैंने कहा कि मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर के पढ़ूंगा। मैं पहले इसी लाइन को पढ़ूंगा, ए डाई इज रोल्ड। देखिए पहले तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, जब आउटकम क्या आया, एक इवन नंबर आया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी बताओ एक प्राइम नंबर आए। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके जब सोचोगे ना, तो आपके दिमाग में कई बातें आ गई, इसमें दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। और देखो आसान क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। पहले मैंने एक लाइन को पढ़ा, क्या, ए डाई इज रोल्ड, बस यहीं पे रुको। एक डाई को जब रोल किया जाएगा तो क्या बातें होंगी, सैंपल स्पेस बनेगा, सीधी सी बात है। एक एक लाइन को, एक एक बात को पढ़ो और उससे क्या क्या बातें सामने आएगी वो लिखते चलो। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल करने पे आपको पता है सैंपल स्पेस मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जब डाई को रोल करेंगे तो आपके सामने नंबर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं ना। मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए, जब हमने एक डाई को रोल किया तो सामने सैंपल स्पेस बना 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ तक सबकी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगली लाइन पढ़ें। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, यहीं पर रुकते हैं। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, कह रहा है अगर वो आउटकम एक इवन नंबर आया है, इफ के साथ जो भी स्टेटमेंट आती है वो कंडीशन पे आती है ना, वो कंडीशन है। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, इसका मतलब आप इसको एज एक्सपेरिमेंट समझे। आपने एक डाई उछाली, आप खुद से इसको प्रैक्टिकली दिमाग में लेकर के जाएं। आपने डाई उछाली और डाई उछालने पर क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। मतलब आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, आपने ऑब्जर्व कर लिया ना कि इसके ऊपर इवन नंबर आ रहे हैं। बोलिए, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, दिस इज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड, ये हैपनिंग हो चुकी है। तो आप लिखिए, इस बात को कैसे लिखेंगे, लिखिए लेट ए, कैपिटल ए, लेट कैपिटल ए, जो जो आता चले उन सबको लिखते चलो। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ए एक इवेंट है कि उसके ऊपर इवन नंबर आए। तो देखिए इवन नंबर्स में कौन कौन आ जाएंगे। इवन नंबर्स में हमारे पास इस सैंपल स्पेस में से लेकर के आने हैं, तो इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर कौन कौन आ जाएंगे, 2, 4, 6, ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। कौन कौन, 2, 4, 6। ये ऑब्जर्व हो गया था ना कि इसके ऊपर क्या एक इवन नंबर आए, तो 2, 4, 6 ये इवेंट ऑब्जर्व हो चुका, राइट। यहां तक काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ें। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। अब कह रहा है अगर मैंने ये बात ऑब्जर्व कर ली है, अब अगर उसने कहा कि मैंने अगर ये बात ऑब्जर्व कर लिया कि उसके ऊपर इवन नंबर आ रहे हैं, तो बताओ इस पे प्राइम नंबर आने के चांस क्या है। थिंक अबाउट इट, कि मेरे पास एक डाई है, मेरे पास डाई है और मैंने डाई को यहां डाल दिया नीचे। यहां डालने पे आप सबको मालूम है कि आप सब जवाब दे दोगे ना कि सर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आया होगा। पक्की बात है, ये वो बात होगी जो आपने स्टार्टिंग में सोची। मैंने एक डाई उछाल दी यहाँ पर, आपने सबने सोची कि सर के पास जो डाई पे नंबर आ रहे हैं वो 1 से 6 तक कोई एक नंबर आ रहे हैं। फिर मैंने कहा बच्चों एक हिंट देता हूँ कि इसके ऊपर इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात ऑब्जर्व कर ली आपने, ये बात आपको पता लग गई कि क्या आ रहा है, उस पे इवन नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, इस पे इवन नंबर तो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर आने के चांस क्या है। प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर आने के चांस क्या है। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व कर लिया और प्राइम नंबर आने के चांस निकालने हैं। तो अब इवेंट बी बनाओ, बी द इवेंट लिखिए, ये पूरी बात लिख दीजिए। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ए डाई।
घटेंगे प्राइम नंबर होने डाई, इसके ऊपर प्राइम नंबर आने के चांस। तो इस पे प्राइम नंबर आने के चांस क्या है? प्राइम नंबर यहां से नहीं देखना, नहीं, ये भूल नहीं करनी, मुझे सैंपल स्पेस से ही निकालने प्राइम नंबर। तो सैंपल स्पेस से प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5। डोंट थिंक कि 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, जो खुद से और 1 से डिविजिबल है, 2। तो हो गया यहां तक काम। आपने जो जो इसमें कहा था सैंपल स्पेस बन गया, जो इसमें ऑब्जर्व किया उसका इवेंट बना दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसका इवेंट बना दिया, यहां तक काम हो गया। अब जो आप इसमें से ढूंढ रहे थे ना, वो इनके इंटरसेक्शन का बनेगा, वो इनकी साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी बनेगी। मतलब मैंने इवन नंबर ऑब्जर्व कर लिया और आपसे कह रहा हूं कि प्राइम नंबर के आने के चांस क्या है। इन दोनों बातों में 2 सबके दिमाग में आ रहा होगा, 2 इवन भी और 2 प्राइम भी है। तो वो जो 2 बातें मैंने बोली है ना, उन 2 बातों का इकट्ठा हैपन होने का जो चांस है ना, वो इंटरसेक्शन में बनेगा। इंटरसेक्शन मतलब ये कहता है इवेंट ए और इवेंट बी में जो हम कॉमनली सोचते हैं उसका एक साथ हैपन होने के चांसेस क्या होते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा? 2 आएगा, इनके इंटरसेक्शन में 2 आएगा। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ये इवेंट बन गए। आप सब भी बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप सब जब इस चैप्टर को करें तो पहले दिन से ही रखें कि जितना भी आप नोटबुक पेन बुक साथ लेकर के बैठें और जो मैं बोलता रहूं वो आप लिखते रहें, तब आपको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर इन सब की प्रोबेबिलिटी हम बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? ये 3 है ना, कितने में से है ये 6 में से आए ना, ये सब आए तो सैंपल स्पेस में से हैं। तो इसके चांस कितने हैं? 3/6। काटो मत, काट दोगे तो कोई गुनाह भी नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं काटोगे तो ज़्यादा लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बी के चांसेस क्या हैं? 3/6। इनके इंटरसेक्शन के चांसेस क्या हैं? 1/6। ये इंटरसेक्शन में एलिमेंट 2 आ रहे हैं ना, ये 2 इसमें से नहीं देखना, सारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो सैंपल स्पेस से ही बनाई जाएगी। तो इनके इंटरसेक्शन के चांस कितने हैं? 1/6। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्राइम नंबर आने की। कब? जब इवन नंबर ऑब्जर्व हो चुका था। तो प्राइम नंबर को हमने बी से लिखा था ना, we have to find the probability of B when A is already occurred। मतलब मैं आपसे प्राइम नंबर आने के चांस पूछ रहा था जब मैंने ये कह दिया कि बच्चों इस पे इवन नंबर तो आ गया, तो इसके चांस क्या होंगे? इसके चांस क्या होंगे? ऊपर इनके इंटरसेक्शन, फॉर्मूला लगा दो, ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PA, टोटल प्रोबेबिलिटी PA। इट मीन्स कि उसमें जो मैंने इवन नंबर कहा, ध्यान देना, पॉइंट को समझना, दिमाग में कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जाना चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछ रहा था ना कि इवन नंबर आने के इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो आपको पता है 2, 4, 6 में से कोई एक नंबर आया है। फिर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि वो प्राइम नंबर आए, तो उस इवन नंबर में से प्राइम नंबर का चांस निकाल रहे हैं ना। थिंक अबाउट इट, उस इवन नंबर में से प्राइम नंबर आने का चांस निकाल रहे हैं, इसमें से प्राइम नंबर आने का चांस निकाल रहे हैं। और इसमें से प्राइम नंबर आने का चांस डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता ना। क्यों? क्योंकि ये खुद इस पे डिपेंड कर रहा था, ये खुद इसमें से निकल करके आया था, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लाइक दिस, अगर मैं स्कूल से किसी बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालूं कि वो रेवाड़ी से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, और फिर ये कहूं कि रेवाड़ी के भी सेक्टर 3 से या सेक्टर 4 से वो बच्चा आया, उसके चांस क्या है? पहले तो मैंने इस क्लास से रेवाड़ी के बच्चे देखे, फिर रेवाड़ी में से भी पर्टिकुलर उस जगह से, तो पहले इसके इवन नंबर आने का चांस ऑब्जर्व कर लिया। पहले ये देख लिया रेवाड़ी से कितने बच्चे हैं, फिर उसमें ये देखा गया कि वहाँ से पर्टिकुलर लोकेशन से कौन आ रहे हैं, तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी बनी। मैंने आपको कह दिया कि इवन नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे तो आपके दिमाग में हो गया 2, 4, 6 है। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर आने के चांस, तो आपको पता है 2, 4, 6 में से 2 ही है, कैसा
जो प्राइम नंबर की कैटेगरी बनाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं बता सकते। कैसे बताओगे कि उस प्राइम नंबर के केस में और इस इवन नंबर के केस में कॉमन कौन है? तो 2 है, 2 है, बिल्कुल सही बात है। उसका चांस क्या है? 1/6, क्योंकि ये पूरा इस ग्रुप में से आया है। वो जो मैंने बच्चे निकाले जो रेवाड़ीज और सेक्टर 4 के कॉमन है, वो इस क्लास से आए हैं, वो स्कूल से आए हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन हैपनिंग होने के चांस, इकट्ठे हैपनिंग होने के चांस कितने? ऊपर और नीचे, नीचे टोटल मतलब कौन? जो ऑब्जर्व किया था वो, क्योंकि उस ऑब्जर्व में से ही तो मैंने बात पूछी ना। मैंने ऑब्जर्व कर लिया इवन नंबर आ रहा है, मैं कहूँ बताओ बच्चों प्राइम नंबर आने के चांस क्या है इसमें, जो मैंने नीचे पढ़ा हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ आया नहीं आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझो, एज एक्सपेरिमेंट समझो, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानो कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। चीज़ों को समझना है किसके पीछे रीजन क्या है। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/6। 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? 1/3। तो उसमें जो हमने ऑब्जर्व किया कि वो एक इवन नंबर आया है, तो उसमें प्राइम नंबर आने के चांस, मतलब इस पूरी घटना के, जो भी क्वेश्चन में थी, इस पूरी घटना के चांस क्या है? 1/3। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। हमने एक क्वाइन को 3 बार टोस्ट किया। जब हम एक क्वाइन को 3 बार टोस्ट करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि एक एक लाइन को पढ़ो और वहां से सोल्व करते चलो। जब हम एक क्वाइन को 3 बार टोस्ट करेंगे, तो पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस में कौन आएगा? H H H, है ना? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। लास्ट को T बना दो, H H T। T दूसरे नंबर पे ले आओ, H T H। T पहले नंबर पे ले आओ, T H H। ये 4 बन गए, ये 4 बन गए। 4 इनसे अपोजिट करा दो, मतलब जहां H है वहां T लिख दो, जहां T है वहां H लिख दो। H की जगह T, H की जगह T और T की जगह H। H की जगह T, T की जगह H। H की जगह T, T की जगह H। ये टोटल 8 केसेस बन गए। अब इसमें सभी में कह रहे हैं PE कंडीशनल F निकालिए। सीधा सीधा कह रहे हैं, कोई ऐसे घुमा फिरा करके बात नहीं बोल रहा, सीधा सीधा कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए E कंडीशनल F पे। कब? जब फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में E कहा गया है हेड ऑन थर्ड टोस, हेड ऑन थर्ड टोस। जब ई में कहा गया है कि जो हेड है वो थर्ड टोस पे आए, और एफ कहा गया है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेज, पहले 2 टोसेज पे हेड आए। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेज, पहले 2 टोसेज पे हेड आए। करें इस पे काम, तो पहले इवेंट ई बना लें। ई इवेंट में क्या कह रहे हैं? हेड्स ऑन थर्ड टोस, तीसरे टोस पे हेड आए। तो कौन कौन है? H H H, H T H, T H H, T T H। बन गया? आपको इवेंट्स बनाने हैं, फिर इवेंट्स में से देखना है सारा काम। इवेंट बन गया, अब इवेंट F बना दें। F इवेंट में क्या कह रहे हैं? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेज, पहले 2 टोसेज पे हेड आए। तो पहले 2 टोसेज पे हेड कौन है? एक तो ये है H H H और एक है H H T। बस ये 2 ही हैं जिनके पहले 2 टोसेज पे हेड आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढ लें। ये इंटरसेक्शन अब दिख रहा स्क्रीन पे, E इंटरसेक्शन F, दोनों में इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F कितना आएगा? ट्रिपल H। ये इन दोनों में इंटरसेक्शन हो गया। इतना ही ना, इतना ही ना। अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। E की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1 2 3 4, 4 है आउट ऑफ 8, तो इसके चांस हो गए 4/8। F की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/8।
इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 1/8। हमें क्या निकालना है? साफ साफ लिखा था ई कंडीशनल एफ निकालना है, तो ई कंडीशनल एफ सीधे कर दें। ऊपर तो क्या रहेगा? इनके इंटरसेक्शन के चांस कितना? 1/8, मतलब इनके साइमल्टेनियसली हैपन होने के चांस। और नीचे जो ऑब्जर्व हो चुका था वो एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/8। कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? 1/2। फटाफट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इवेंट ई कहा गया है एट लिस्ट 2 हेड्स। इवेंट ई में कहा गया है एट लिस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो। और एफ में कहा गया है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। तो एट लिस्ट और एट मोस्ट ये 2 वर्ड भी बड़े पॉपुलर रहते हैं प्रोबेबिलिटी में। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो इवेंट ई में क्या बनेगा? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 हेड वाला केस कौन है? पहले 2 वाला लीजिए, HHT, HTH, THH हो गए 2 हेड वाले केस। और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल एच ये एटलीस्ट 2 हेड्स के केसेस हो गए। इवेंट एफ में क्या कह रहे हैं? एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब 2 हेड से ज़्यादा नहीं चलना, 2 या 2 से कम हो सकते हैं। एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से आगे नहीं, 2 या 2 से कम। तो 2 हेड वाले लीजिए। 2 हेड वाले कौन कौन है? HHT, HTH, THH हो गए 2 वाले। 2 से कम 1 हेड हो सकता है, तो 1 हेड के लिए कितना है? TTH, THT, HTT। और 1 से कम 0 हेड भी हो सकते हैं। इस पे बच्चे गलती कर देते हैं। एटमोस्ट 2 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से नीचे तक आना है, 0 तक आना है, 0 हेड भी हो सकते हैं। तो वो कितना है? TTT। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ कौन है इसमें? HHT, TH, HTH और THH, ये 3 ही है। इन सब के चांसेस बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही मैं लिख देता हूं। इसमें ई की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी होगी? 1 2 3 4/8। एफ के चांसेस 7/8। इंटरसेक्शन के चांसेस 3/8। निकालना क्या है? PE कंडीशनल एफ, ऊपर इंटरसेक्शन 3/8 और नीचे एफ के चांसेस कितना है? 7/8। तो चांसेस क्या आ गई? 3/7। ये इनके ई कंडीशनल एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके जैसा थर्ड पार्ट आप करके देखें और 5th क्वेश्चन भी आप करके देखें। तो आज इस लेक्चर में के बिहार पे आप इस एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन करके देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।